1732 में उन्होंने दोहरा नामक स्थान पर बिहार को जीतने वाली अफगान सेना को पराजित कर दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर पर कब्जा कर लिया। इस सफलता का हुमायूं ने चुनार का घेरा डाल दिया। ये सशक्त दुर्ग आगरा और पूर्व की भी स्थल मार्ग और नदी मार्ग को नियंत्रित करता था। पूर्वी भारत के प्रवेश के तौर पर जाना जाता था। हाल में शेर खान नामक एक अफगान सरदार के हाथों में चला गया और शेर खान इस समय अफगान सरदारों में सबसे शक्तिशाली था। 4 महीने की घेराबंदी के बाद हुमायूं शेर खां के समझौते के प्रस्ताव पर राजी हो गया। इस समझौते के अनुसार चुनार के किले पर शेर खां का कब्जा कायम रहने को था। बदले में मुगलों के प्रति वफादार रहने का वचन दिया और बंधक के रूप में अपना एक बेटा हुमायूं के पास भेज दिया। हुमायूं को अगर आगरा लौटने की जल्दी थी, सो उसने समझौते को स्वीकार कर लिया। बात यह थी, गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति आगरा के सीमा पर पड़ने वाले इलाकों तक फैल गई। उसकी गतिविधियों से हुमायूं चिंतित उठा। बहादुर शाह से निपटने के लिए उसने पूरी तरह सैन्य शक्ति उसके खिलाफ लगाने की जरूरत महसूस हुई। इसलिए वह चुनार की घेराबंदी को अपने किसी सरदार के अधीन जारी रखकर अपनी सैन्य शक्ति को विभाजित नहीं करना चाहता था। बहादुर शाह लगभग हुमायूं की उम्र का सुयोग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। 1526 में गद्दी पर बैठते ही उसने मालवा को जीत लिया और उसके बाद राजस्थान की ओर मुड़ गया। उसने चित्तौड़ पर घेरा डालकर राजपूतों के प्रतिरोध को छिन्न भिन्न कर दिया। बाद की कुछ कथाओं को अनुसार उसी समय राणा सांगा की विधवा रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर उनसे मगध मारी। हुमायूं विरोचित आचरण करते हुए गुहार के जवाब में सहायता के लिए पहुंच गया। किसी भी समकालीन लेखक ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है और संभव है कथा सच न हो, लेकिन यह सच है कि हुमायूं ने आगरा से ग्वालियर की ओर कुछ किया है। मुगल हस्तक्षेप के भय से बहादुर शाह ने राणा की जस्ते से संधि कर ली और उसने नकद और भारी हर्जाना वसूल करके किलों को उसके कब्जे में छोड़ दिया। अगले डेढ़ साल हुमायूं दिल्ली पर एक नगर निर्माण के लिए व्यस्त रहा, जिसका नाम दीन पनाह रखा गया है। इस दौरान उसने कई शानदार भोजों और उत्सवों का आयोजन किया। जब शेर खां पूर्व की में धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा था, तो ऐसे वक्त इन गतिविधियों में उसने बहुमूल्य समय बर्बाद करने के लिए हुमायूं की आलोचना की। ये दोषारोपण भी किया। हुमायूं की ऐसी निष्क्रियता कारण उसकी अफीम खाने की आदत थी। 2 में से कोई भी अपराध पूरे तौर पर सही नहीं थे। शराब छोड़ने के बाद बाबर अफीम खाता था। हुमायूं यदा कदा ही अफीम खाता था। कभी कभी शराब के बदले उसके अलावा ऐसा सरदार भी करते थे, लेकिन बाबर या हुमायूं में से कोई भी अफीम मची नहीं था। दीन पनाह के निर्माण का मकसद दोस्तों और दुश्मन दोनों को प्रभावित करना था। यदि आगरा को बहादुर शाह से, जिसने इस बीच अजमेर को जीत लिया था, पूर्वी राजस्थान को रोन डाला खतरा होता, तो दिल्ली की दूसरी आदि का काम कर सकती थी। चित्तौड़ से भाग खड़े होने के बाद बहादुर शाह चुपचाप नहीं बैठ रहा। अब उसने हुमायूं को भी बड़ी चुनौती दी। उसने अपने दरबार में मुगलों से डरने या नफरत करने वाले लोगों के लिए पनाहगाह बना दिया। उसने चित्तौड़ पर फिर से घेरा डाल दिया। इब्राहिम लोदी को एक रिश्तेदार तातर खां को हथियार और आदमी दिए। तातर खां 40,000 एक फौज से आगरा पर आक्रमण करने वाला था और साथ ही हुमायूं के लिए उत्तर और पूर्व में कठिनाई उपस्थित करने की एक योजना भी थी। हुमायूं ने तातर खां की चुनौती को आसानी से विफल कर दिया। मुगलों के पहुंचते ही अफगान फौज छितर-बितर हो गई। तातर खां को हराकर मार डाला। बहादुर शाह की ओर उपस्थित खतरों को हमेशा के लिए खत्म कर देने के लिए कटिबद्ध हुमायूं ने अब मालवा पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद छिड़े संघर्ष में हुमायूं ने उल्लेखनीय सैनिक कौशल और व्यक्तिगत वीरता का परिचय दिया। बहादुर शाह ने मुगलों का सामना करने की जरूरत नहीं की। उसने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और हुमायूं के आक्रमण की खबरें जल्दी चित्तौड़ पर, जिसे उस पर कब्जा कर लिया था, को छोड़ दिया। उसने शिविर की मोर्चाबंदी की, परंतु एक छोटी सी जीत के पश्चात वो मांडू भाग गया। उसने अपनी तोपों को तोड़ फोड़ दिया और सारा साज सामान पीछे ही छोड़ दिया। हुमायूं ने उसका पीछा किया। उसने मांडू पर घेरा डाला। खास प्रतिरोध के बिना ही उसे जीत लिया। बहादुर शाह मांडू के चांपानेर भागा। मुगल सेना एक छोटे से दल पर पैर टिकाने की जरा सी जगह का सहारा लेकर
अघन्य माने जाने वाले चांपिनर किले को प्राचीर को लांग कर दिया। हुमायूं प्राचीर को लांघने वाला 31वां शक्ति था। अब बहादुर शाह अहमदाबाद भागा और फिर वहां से काठियावाड़। इस प्रकार मालवा और गुजरात के समृद्ध और साथ में ही मांडू और चापोनेर में गुजरात के सासूदार जमा दिया और धन हुमायूं के हाथ लगा। लेकिन हुमायूं ने जितनी तेजी से मालवा और गुजरात पर अधिकार किया, उतनी ही तेजी से उनके हाथ से निकल भी गए। गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं ने उसे अपने छोटे भाई अस्करी के सुपुर्द कर दिया। खुद मांडू चला गया, जो इस जगह स्थित था जहाँ चोरी और चारों ओर नजर रखना आसान था। इसके अलावा वहाँ की आबोहवा भी अच्छी थी। मुख्य समस्या यह थी कि जनता का गुजराती सामान के प्रति लगाव था। अस्करी अनुभवहीन था। उसने मुगल सम्राट आपस में बटे हुए थे। एक के बाद कई जन विद्रोह हुए। बहादुर शाह की सरदारों ने सैनिक कार्यवाही भी तेज कर दी और बहादुर शाह फिर से शक्ति अर्जित करने लगा। इस सबसे अस्करी घबरा उठा। उसने पासनेर को लौट गया। लेकिन दुर्ग के सेनापति को उसके इरादों नहीं की अतः उसने आगरा लौट जाने का फैसला किया। उसे यह आशंका उत्पन्न हुई कि अस्करी हुमायूं को आगरा से बेदखल करने या अपने लिए अलग साम्राज्य बनाने की कोशिश कर सकता है। हुमायूं ने खतरा उठाना मुनासिब नहीं समझा और वह मालवा छोड़कर तेजी से अस्करी से निपटने आगरा चला गया। रास्ते में राजस्थानी अस्करी से जा मिला। दोनों भाइयों मेल मिलाप हो गया और आगरा लौट गया। इस बीच गुजरात और आगरा मुगलों के हाथों से फिर से खिसक चुके थे। गुजरात पर किया गया आक्रमण बिल्कुल विफल रहा हो ऐसा नहीं था। उसने मुगल साम्राज्य का विस्तार तो नहीं हुआ था, लेकिन बहादुर शाह की ओर से उसके लिए जो खतरा उपस्थित हो गया था वो हमेशा के लिए मिट गया था। हुमायूं इस स्थिति में था कि वो अपनी सारी शक्ति साधन शेर खां और अफगानों के खिलाफ चलने वाले संघर्षों में लगा सकता था। ऐसे कुछ समय बाद ही, जैसा कि हम एक अन्य अध्याय बहादुर शाह पुर्तगालियों के अन्य जहाज पर पुर्तगाली गवर्नर से हुई थी। हाथापाई जहाज से गिर गया, डूबकर मर गया। इसके साथ ही गुजरात की तरफ से मुगल साम्राज्य के बचा खुचा खतरा भी समाप्त हो गया। शेर खां इस दौरान शेर खां ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। अब वह बिहार का निर्वाह स्वामी था। दूर पास के अफगान उसके झंडे के नीचे एकत्रित हो गए। यद्यपि मुगलों के प्रति वफादारी का दिखावा करता था, लेकिन वस्तुतः भारत में उसके निष्कासन की योजना व्यवस्थित रीति से जारी रही। वह बहादुर शाह से घनिष्ठ संपर्क बनाए हुए था और उसने काफ़ी आर्थिक सहायता मिली है। इन साधनों के बल पर उसने एक विशाल कुशल सेना खड़ी कर दी, जिसमें 1200 हाथी शामिल थे। हुमायूं के आगरा लौटने के कुछ दिन बाद ही इसी सेना के बल पर बंगाल के शासक ने उसे हराकर 13 लाख दिनार खजाना वसूल किया। एक नई सेना सुसज्जित करके हुमायूं ने शेर खां के खिलाफ कूच कर दिया। 1537 में अंतिम दिनों में चुनाव पर खिला डाला। हुमायूं को लगा कि इतने शक्तिशाली दुर्ग को सख्त से हाथ से छोड़कर आगे बढ़ना खतरनाक हुआ। बाद में वह उसकी संचार व्यवस्था के लिए विपत्ति बन सकता था, लेकिन अफगानों ने वीरता के साथ किले की रक्षा की। सिद्धस्त तोपची उरुशी खां की तमाम कोशिशों के बावजूद उस पर कब्जा करने के लिए हुमायूं ने 6 महीने लग गए। इसी बीच शेर खां ने धोखे से रोहतास के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया। वह अपने परिवार को वहां सुरक्षित छोड़ सकता था। उसके बाद से दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शेर खां ने हुमायूं को बुरी तरह मात दे दी। हुमायूं को बात समझनी चाहिए थी कि अधिक सावधानी से तैयारी किए बिना शेर खां को लड़ाई में चुनौती देने की स्थिति में वो नहीं था। लेकिन उसके सामने जो राजनीतिक और सैनिक समस्या उपस्थित थे, तो उसकी गंभीरता को वो समझ नहीं सका। गौड़ को जीतने के बाद शेर खां ने हुमायूं के प्रस्ताव को भेजा और वह बंगाल को उसके अधिकार में रहने दे तो शेर खां बिहार उसे सौंप देगा। 10 लाख दिनार का सालाना अदा किया जाएगा। शेर खां के प्रस्ताव में के पीछे इतनी ईमानदारी थी कि यह कहना मुश्किल था, लेकिन हुमायूं बंगाल को शेर खां के हाथों में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बंगाल में उसे भरपूर सोना था, वहाँ माल का उत्पादन खूब होता था।
वह विदेश व्यापार का भी केंद्र था, विदेशी व्यापार का केंद्र भी था। इसके अलावा बंगाल के शासक ने, जो कि हुमायूं के पास जख्मी हाथ में पहुंचा था, उसे बताया था कि शेर खां प्रतिरोध अभी भी जारी है। इन तमाम कारणों से हुमायूं ने शेर खां के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बंगाल पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही बंगाल का जख्मी शासक चल बसा। इस तरह हुमायूं को अब शेर खां से अकेले निपटना था। बंगाल की ओर से हुमायूं का कुछ निरुद्देश्य किस्म का था। लगभग साल भर बाद उसकी सेना पर चौसा था जो विपत्ति टूटी, जिसकी शुरुआत इस कूच के साथ ही हो गई थी। शेर खां ने बंगाल से दक्षिण बिहार आ गया। उसे बिना किसी प्रतिरोध के हुमायूं को बंगाल से आगे बढ़ने दिया, ताकि वो उसके संचार को भंग करके बंगाल में घेर कर ले। गोड़ पहुँच कर हुमायूं ने वहाँ शांति व्यवस्था कायम करने के लिए तत्परता कदम उठाए, लेकिन इससे उसकी कोई समस्या नहीं सुलझी। उसकी स्थिति तब और बिगड़ गई जब उसके छोटे भाई ने हिंदाल ने आगरा में अपने सिर पर हाजिर ताज रखने की कोशिश शुरू कर दी है। हिंदाल की इस महत्वाकांक्षा और शेर खां की सरगर्मियों के कारण आगरा में हुमायूं के सारे संबंध टूट गए। उसे न केवल कोई समाचार मिल रहा था, न ही कोई रसद कुमुक। 3-4 महीने गोड़ में बिताने के बाद वहाँ एक छोटा सा रक्षक दल तैनात करके हुमायूं ने आगरा के लिए वापस कूच किया। उसके सरदारों में असंतोष भड़क गया। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। अफगान बार बार हमले कर रहे थे। इसके बावजूद हुमायूं अपने सेना को किसी गंभीर क्षति के बिना बक्सर के पास चौसा तक ले गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी जिसकी हुमायूं प्रशंसा का पात्र है। इस बीच आगरा में हिंदाल के विद्रोह को दबाने में कामरान लाहौर में रवाना हो चुका था। यद्यपि कामरान हुमायूं के प्रति वफादार नहीं था, तथापि उसने कोई कुमक भेजने की घोषणा नहीं थी। वह कुमक भेज देता तो मुगलों का लड़ना भारी पड़ सकता था। इन आघातों के बावजूद हुमायूं को विश्वास था कि वह शेर खां के खिलाफ कामयाब होगा। वह गया था कि जिस स्थान पर अफगान सेना का हमला कराए, वह साल भर पे सेना ही रही थी। ज़्यादा कटा हुआ है, इसको इधर से पढ़ती हूँ। सेनापति से उसका विश्वास उठ गया। दूसरे हुमायूं ने अपनी सेना का कमान कामरान को सौंपने को तैयार नहीं था। उसे डर था कि ऐसा करने से कहीं वह गद्दी न हड़प रहे। भाइयों के बीच संदेह अविश्वास बढ़ता चला गया और अंत में कामरान ने अपनी ज़्यादातर फौज के साथ लेकर लाहौर लौट जाने का फैसला किया। हुमायूं ने जल्दबाजी में आगरा में जो सोना बटोरी थी, वह शेर खां से लोहा लेने लायक नहीं थी। फिर भी कन्नौज की लड़ाई में मई 1540 में उसने अफगानों का जमकर मुकाबला किया। हुमायूं ने दोनों भाई हिंदाल और अस्करी मजदूरी से लड़े, लेकिन मुगलों के हिस्से में नाकामयाबी ही आई। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं और शेर खां के बीच संघर्ष करने का फैसला लिया। हुमायूं बिना बादशाहत का बासा था। काबुल और कंधार कामरान के हाथों में था। अगले 2.5 वर्षों तक वह सिंध और उसके पास के इलाकों में भटकता रहा। अपना राज्य वापस पाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते रहा, लेकिन न तो वो सिंध का शासक, न मारवाड़ का शक्तिशाली राजा मालतेयाद ही उसे उपग्रह में कोई सहायता देने के लिए तैयार हुए थे। इससे भी बुरी बात यह हुई कि उसने सगे भाई ही उसके खिलाफ हो गए, उसे मार डालने या खेद करने की साजिश करने लगे। हुमायूं ने उन तमाम मुसीबतों को धैर्य और साहस के साथ झेला। वस्तुतः उसके चरित्र का असली परिचय इसी दौरान मिला। आखिर उसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली। 1545 ईस्वी में उसी की सहायता से उसने काबुल और कांधार पर फिर से अधिकार कर लिया। स्पष्ट शेर खां के खिलाफ हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण यह था कि अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। पूरे उत्तर भारत में अनेक अफगान काबिले बिखरे हुए थे। यदि उनमें कोई सुयोग्य नेता मिल जाता तो उसके अधीन होकर वे किसी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन सकते थे। स्थानीय शासकों और जमींदारों को अपने पक्ष में किए बिना मुगलों का
संख्या बल में कमज़ोर रहना अनिश्चित था। आरंभ में हुमायूं के भाइयों ने वफादारी के साथ साथ उसकी खिदमत की। उनके बीच कशमकश शेर खां के जीतों की बात ही शुरू हुई। कुछ इतिहासकारों ने अपने भाइयों के साथ हुमायूं के आरंभिक मतभेदों और उसके चरित्र दोषों की जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश की। यद्यपि हुमायूं बाबर के समान पराक्रमी नहीं था, लेकिन अपना विचार शून्य बंगाल अभियान प्रारंभ करने के पूर्व तक वह एक सुयोग्य सेनापति और कुशल राजनीतिक के रूप में सामने आता है। अलबत्ता शेर खां के खिलाफ उसकी दोनों लड़ाइयाँ में उसके शत्रु उससे बेहतर सेनापति साबित हुए। हुमायूं का जीवन बहुत रोमानियत भरा था। वह शाह के फ़कीर बना और फिर फ़कीर से शाह। 1555 में सूर साम्राज्य के विघटन के बाद उसने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया, लेकिन अपनी विजय के सफल उपयोग के बाद बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहा। वह दिल्ली के अपने किले के पुस्तकालय की इमारत की पहली मंजिल से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इतनी प्रिय पत्नी के किले से निकट उसका शानदार मकबरा बनाया। यह मकबरा उत्तर स्थापत्य की शैली में एक नए दौर की शुरुआत का सूचक है। संगमरमर का दूसरा भव्य गुंबद इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। शेरशाह और सूर साम्राज्य 1540 से 55। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर 67 साल की बढ़ती उम्र बैठा। उसके आरंभिक जीवन के बारे में हमें खास जानकारी नहीं है। उसका मूल नाम फरीद था। उसके पिता का नाम जौनपुर का एक छोटा सा जागीर था। उसने अपने पिता की जागीर की देख रेख की जिम्मेदारी संभालते हुए फरीद के शासन का अच्छा अनुभव प्राप्त किया। इब्राहिम लोदी की पराजय मृत्यु के बाद अफगानों के बीच जो अनिश्चितता और अव्यवस्था फैल गई, उसमें से फरीद एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अफगान सरदार के रूप में उभरा। फरीद को शेर खां का खिताब उसके संरक्षक ने एक शेर को मारने पर दिया था। शीघ्र ही शेर खां बिहार के शासक का दाहिना हाथ बन गया, बिहार का वास्तविक स्वामी भी। वहाँ के शासक नाम मात्र को ही शासक रह गया। ये बातें बाबर की मृत्यु के पूर्व की, इसलिए शेर खां का उदय सहसा हुआ हो ऐसी बात नहीं। शेर खां ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। उसका साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक की कश्मीर को छोड़कर फैला हुआ था। पश्चिम में उसने मालवा और पूरे राजस्थान को जीत लिया। उन दिनों मालवा की हालत बहुत कमज़ोर और अनिश्चित थी, इसलिए वह शेर खां का कोई प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं था। राजस्थान की स्थिति भिन्न थी। 1532 ईस्वी में मारवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले राजा मालदेव ने बहुत तेजी से पूरे पश्चिमी और उत्तरी राजपुताना पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शेर शाह के साथ हुमायूं के संघर्ष के दौर में उसे अपना और प्रादेशिक विस्तार किया। जैसलमेर के भटियों के सहायता से उसने अजमेर को जीत लिया। अपने विजय अभियानों में उसने उस क्षेत्र के राजाओं से उसका संघर्ष होना लाजिम था। इसने मेवाड़ का शासक भी था। उसने हाल में बीकानेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बीकानेर का राजा बहादुर से लड़ते हुए मारा गया। उसने बेटे कल्याण दास और भीम ने शेर शाह के दरबार में शरण ली। बहुत से अन्य सरदारों ने भी शेर शाह के दरबार में पनाह ली। इसमें इसका रिश्तेदार मित्रा का वीरदेव भी था, जिसने मालदेव में जागीर से वंचित कर दिया। राजस्थान में एक बड़ा केंद्रीकृत राज्य स्थापित करने में मालदेव के प्रयत्नों को दिल्ली और आगरा के लिए खतरा बन गया। ये बात निश्चित थी। विश्वास किया जाता है कि मालदेव के पास 50,000 लोगों की विशाल सेना थी। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि दिल्ली व आगरा पर अधिकार करना चाहता था। पहले की तरह इस समय भी दोनों के बीच झगड़े का कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मूवी राजस्थान पर प्रभुत्व स्थापित करने की स्पर्धा थी। राजपूत और अफगान फौजों की बढ़त 1544 में अजमेर और जोधपुर के बीच सामेल नामक स्थान पर हुई। मालदेव सहसा जोधपुर की ओर वापस लौट गया। समकालीन लेखों के अनुसार इसका कारण शेर शाह का एक चाल थी। उसने राजपूत सेनापतियों के नाम पर लिखे कुछ मालपत्र के शिविरों के पास गिरफ्त रखा दिया। उसका उद्देश्य राजा के मन में उनकी वफादारी के प्रति संदेह का बीज बोना था। सामरिक दृष्टि से मालदेव ने शेर शाह द्वारा उस किले को एक प्रतिकूल और बंजर भूमि बना देने के लिए छोड़ दिया और खुद को किसी मजबूत किले में जाकर आश्रय लेना अधिक ठीक रहा।
कुछ राजपूत सरदारों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। 10,000 लोगों की एक छोटी सी सेना में उन्होंने शेर शाह की सेना में मध्यवर्ती हिस्से पर जोरदार हमला किया। उसकी सेना में खलबली मचा दी, लेकिन अफगान सेना ने अपनी संख्या बल और तोपों की मार के जोर पर राजपूतों के घावों को रोक दिया और अंत में पराजित हो गए। शामिल की लड़ाई ने राजस्थान के भाग्य का फैसला किया। अब शेर शाह ने अजमेर और जोधपुर पर घेरा डालकर उन्हें जीत लिया। मालदेव को सिवाना के किले में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद मेवाड़ की ओर बढ़ गया। राणा प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं था, सो उसने चित्तौड़ की चाबी शेरशाह को भिजवा दी। उसने माउंट आबू तक अपनी सीमावर्ती चौकियां स्थापित कर ली। इस प्रकार 10 महीनों की अल्पावधि में ही शेर शाह ने लगभग पूरे राजस्थान को कुचल कर रख दिया। उसका आखिरी सैनिक अभियान कालिंजर के खिलाफ है। कालिंजर एक मजबूत किला था, जिस पर अधिकार करने का मतलब बुंदेलखंड में आसानी से पैर जमा लेता। कालिंजर की घेराबंदी के दौरान एक तोप फट गई और उसमें शेर शाह बुरी तरह से घायल हो गया। किले पर अधिकार हो जाने की खबर के बाद उसकी मृत्यु 1545 में हो गई। अब शेर शाह का दूसरा बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। उसने 1553 में तक राज किया। इस्लाम शाह एक योग्य शासक और सेनापति था, लेकिन उसने अपना ज़्यादातर समय अपने भाइयों के विद्रोह को दबाने और अफगानों के बीच होने वाले कबायलियों झगड़ों को निपटाने में लगाना पड़ा। इन कारणों से साथ में ही मुगलों के नए आक्रमण के डर से इस्लाम शाह ने अपने साम्राज्य का और विस्तार नहीं किया। उसकी मृत्यु कम उम्र में ही हो गई, जिसके बाद उसके उत्तराधिकारी ने गृह युद्ध छेड़ दिया। हुमायूं को भारत का अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाने का मौका मिला, ताकि ताक में उसके लंबे अरसे से था। 1555 में 2 घमासान लड़ाइयों ने अफगानों को परास्त करके उसे दिल्ली और आगरा पर फिर से अधिकार कर दिया। शेरशाह के दिन सूरशाह को कई दृष्टियों से दिल्ली सल्तनत का साथ और चरम परिणति तथा बाबर और हुमायूं के शासनकाल में उस शासन के बीच वाले अंतराल के रूप में माना जा सकता है। अपने साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक शांति व्यवस्था और पुनः स्थापना शेर शाह के प्रमुख योगदानों में से गिनी जा सकती है। डाकू और लुटेरों ने सख्ती से पेश आया और भू राजस्व अदा करने अथवा सरकार के हुक्म मानने से इनकार करने वाले जमींदारों के साथ उसने बहुत कड़ाई से काम लिया। शेर शाह का इतिहासकार अब्बास सरवानी बताता है कि जमींदार लोग इतना डर गए थे कि उसने किसी से भी उनके खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने या अपने इलाके से गुजरने वाले यात्रियों को सताने की हिम्मत नहीं की। शेर शाह ने अपने राज्य में वाणिज्य व्यापार के उत्थान और संचार सुविधाओं के सुधार की और विशेष ध्यान दिया। उसने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोना गांव तक पहुंचने वाली पुरानी शाही सड़क, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, को फिर से चालू कराया। उसने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक एक सड़क भी बनवाई, जो स्पष्ट गुजरात के बंदरगाह तक पहुंचने वाली सड़क से जुड़ी होगी। एक तीसरी सड़क उसने लाहौर में मुल्तान तक बनाई। वो उन दिनों मुल्तान से पश्चिम और मध्य एशिया में जाने वाले कारवाओं की यात्रा शुरू हुआ करती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए उसने इन सड़कों पर 2 कोस पर की दूरी पर सराय बनवाए। सराय सुरक्षा की यथेष्ट व्यवस्था से युक्त विश्राम गृह थे, जहाँ यात्री चैन से रात बिता सकते थे, अपना माल सुरक्षित रख सकते थे। इन सरायों में हिंदुओं और मुसलमानों के रहने के लिए अलग अलग स्थानों की व्यवस्था की गई। हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन देने की तथा घोड़े को दाना देने का काम इंतजाम करने के लिए इन सरायों में ब्राह्मणों को नियुक्त किया। अब्बास का कहता है कि इन सरायों का यह नियम था, इनमें से जो भी दाखिल होता था उसे सरकार की ओर से अपनी पत्र प्रतिष्ठा अनुरूप भोजन और उसके प्रसूति के लिए चारा दिया जाता था। इन सरायों के आसपास गांव बसाने की कोशिश की गई, जिनमें सरायों का खर्च चलाने के लिए जरूरी आमदनी के जरिए के तौर पर कुछ जमीन अलग अलग कर दी जाती थी। हर सराय में एक सहाना नामक अधीन कई चौकीदार हुआ करते थे। बताया जाता शेर शाह ने कुल 1700 सराय बनवाए, उनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं।
जिनमें से पता चलता है उसने कितनी मजबूत है। शेर शाह की बनाई गई सड़कों और सरायों में साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता था। देश की वाणिज्य व्यापार में तेजी है। बहुत सी धाराएं बाजार बस्तियों के रूप में विकसित हुई। उन्हें कस्बा कहा जाता है। उसमें अपनी ज़्यादातर पैदावार बेचने के लिए किसान लोग सबसे बड़ी तादाद में आते हैं। सराय को इस्तेमाल समाचार सेवाओं के लिए अर्थात डाक चौकियों के तौर पर भी किया जाता है। पहले के एक अध्याय में उन डाक चौकी की व्यवस्था का उल्लेख चुका गया था। इन डाक चौकी के जरिए शेरशाह अपने साम्राज्य की घटनाओं से हमेशा अपने को अवगत कराए रखता था। शेरशाह ने वाणिज्य व्यापार को उत्तेजन देने के लिए और भी सुधार किए। उसने पूरे साम्राज्य में व्यापार के माल पर सिर्फ 2 स्थानों पर चुंगी लगती है। बंगाल में उत्पादित माल से या बाहर से उत्पादित माल पर बंगाल और बिहार की सीमा और सकरी दिल्ली में चुंगी देना पड़ती थी और मध्य और पश्चिम एशिया में आने वाले माल पर सिंधु नदी के किनारे चुंगी अदा करनी पड़ती थी। किसी को भी अनंत कहीं भी सड़कों, घाटों और सड़कों और चुंगी लगाने या वसूल करने की इजाज़त नहीं थी। दूसरी बार सामान की बिक्री के समय चुंगी देनी पड़ती थी। शेरशाह ने अपने सूबेदारों और अमीरों को हिदायत कर दी कि लोगों को इस बात के लिए मजबूर करें कि वे सौदागरों और यात्रियों को अच्छी तरह पेश आए, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाए। किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाने पर लोगों को उसके माल को लावारिस मानकर हत्या लेने की सख्त मनाही थी। शेरशाह ने लोगों को शेख निजामी के साथ सिद्धांत में ध्यान रखने का निर्देश दिया था। यदि तुम्हारे इलाके में किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाए तो उसके माल पर हाथ लगाना विश्वासघात है। शेरशाह ने स्पष्ट किया कि किसी व्यापारी की जो भी क्षति होगी उसकी जिम्मेदारी स्थायी समुदाय और जमींदारी की होगी। माल चोरी हो जाने पर मुकदमों और जमींदारों को उसे बरामद करना तथा चोरों और उठाई गिरोह को अड्डों का पता लगाना पड़ता था। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे वही सजा दी जाती जो चोरों और डाकुओं को दी जाती थी। सड़कों पर होने वाली हत्या के मामले यही कानून लागू होते थे। निर्दोषों को बदमाशों के आचरण के लिए जिम्मेदार बनाना बर्बरतापूर्ण कानून था, लेकिन लगता है कि कानून कारागर साबित हुआ। अब बासी सरवानी व्यंजनापूर्ण भाषा में कहे तो यह जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहनों की भरी टोकरी रख कर यात्रा कर निकल जाती थी। तो शेरशाह द्वारा दी जाने वाली सजा के रूप में कोई भी वो डाकू उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शेरशाह दिए गए मुद्रा संबंधी सुधारों में भी व्यापार और शिल्प के उत्तेजन मिला। उसने मिश्र धातु के पहले घटिया सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी, तांबे के सुंदर मानक सिक्के ढलवाए। चांदी के सिक्के इतने अच्छी तरह ढले हुए कि उनकी मृत्यु के बाद भी सीढ़ियों तक मानव सिक्के रूप में चलते रहे। साम्राज्य भर के मानकीकृत मापतोल चलाने के लिए उसके प्रयत्नों से भी वाणिज्य को बढ़ावा मिला। शेरशाह ने सल्तनत काल में प्रशासनिक विभाजों में बहुत परिवर्तन नहीं किए। कई गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है। परगना सिकदार के जिम्मे होता था जो शांति व्यवस्था का ध्यान रखता था, जबकि मुंसिफ या अमील भू राजस्व की उगाही की देखरेख करता था। लेखे फारसी स्थानीय भाषा दोनों में रखे जाते थे। अचानक के ऊपर की इकाई शिक या सरकार थी जो सिकदार या सिकदारन या फौजदार एक मुंसिफ या मुसान के जिम्मे होता था। मालूम होता है कि सिर्फ अधिकारियों के पद नाम नहीं थे, क्योंकि परगना और सरकार नामक प्रशासनिक इकाइयाँ पहले भी थीं। कई सरकारों को कभी कभी मिलाकर सूबा बनता था, लेकिन शेरशाह के काल में सूबों को खास जानकारी हमें नहीं है। बंगाल जैसे कुछ क्षेत्रों में वास्तविक शक्ति कबीलाई सरदारों के हाथ में दी जाती थी और सूबेदार का उस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण रहता था। स्पष्ट है कि शेरशाह ने केंद्र में सल्तनत काल में विकसित प्रशासन तंत्र को बरकरार रखा, लेकिन उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं। शेरशाह को मंत्रियों के हाथों बहुत ज़्यादा सत्ता रहने देने विश्वास नहीं था। वह खुद पहले सुबह से लेकर देर रात तक कामकाज में लगा रहता था,
जनता के हाथ का पता लगने के लिए वो देश का दौरा भी करता था, लेकिन चाहे जितनी भी महत्व होने पर उसे एक व्यक्ति या भारत जैसे विशाल देश के मामले में अकेले नहीं संभाल सकता था। शेरशाह का अपने हाथों से जरूरत से ज़्यादा सत्ता समेट लेना एक दोस्त था। जब दिल्ली की गद्दी पर जैसा कुशल शासक नहीं रह जाता है या उसको हानिकारक प्रभाव खुलकर सामने आने लगे थे। शेरशाह ने भू राजस्व प्रणाली, सेना और न्याय व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। अपने पिता की जागीर का कामकाज कई वर्षों तक संभाला था। उसके बाद बिहार का वास्तविक शासक ही बन गया था। इन अनुभवों के कारण वो भली भांति जान गया था कि भू राजस्व प्रणाली अलग अलग स्तरों पर किस प्रकार काम करती है। प्रशासक को एक सुयोग्य दल की सहायता उसने पूरी प्रणाली को चुस्त दुरुस्त बना दिया। जमीन की उपज का परिणाम अनुमानता पर आधारित होने को नहीं था, न फसलों को खेतों खलिहानों को बांट देने की व्यवस्था चलन में थी। शेरशाह ने आग्रह किया कि बो गई जमीन की पैमाइश पर था। भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते दरों की सूची तैयार की थी। इस तरह वह राज्य का जो हिस्सा निकला उसे संबंधित क्षेत्र में चल रही कीमतों के आधार पर नकद में कूदा जा सकता है। राज्य का हिस्सा उपज का 1/3 होता है। जमीन को उत्तम, मध्यम और निम्न इन तीनों में बांट दिया जाता है। फिर औसत उपज का हिस्सा लगाया गया, उसका 1/3 राज्य का हिस्सा हो गया। किसानों को सुविधा अनुसार जिन्स या नकद अदायगी की छूट थी। हालांकि सरकार को नकद अदायगी ज़्यादा पसंद थी। बोई गई जमीन के क्षेत्रफल, लगाई गई फसलों की किस्में और प्रत्येक किसान द्वारा दिए गए लगान पर एक कागज में दर्ज होता था, जिसे पट्टा कहते थे। किसान को पट्टे की पूरी जानकारी दी जाती थी। किसान को भी किसान से ऊपर कोई वसूली करने की इजाज़त नहीं थी। पैमाइश करने वाले दलों को अपने काम के लिए जो कुछ मिलना होता था उसकी दरें भी तय होती थी। अकाल व दूसरी प्राकृतिक विपत्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रति बीघा 2.5 सेर की दर से और अतिरिक्त शुल्क भी वसूल किया जाता था। शेरशाह को किसाई की भलाई की बहुत फिक्र रहती थी। वह कहा करता था कि किसान लोग निरीग्रह होते हैं, उनके हाथों में सत्ता होती है, उन्हीं के अधीन हो जाते हैं। अगर मैं उन पर जुल्म करूँगा तो वह अपना गांव छोड़ देंगे और देश बर्बाद और वीरान हो जाएगा। फिर से खुशहाल होने में लंबा समय लगा। उन दिनों खेती बाड़ी के लिए काफ़ी ज़मीन उपलब्ध थी, इसलिए जुल्म होने पर किसानों के गांव छोड़ जाने का खतरा सर्वथा वास्तविक खतरा था। यह बात शासकों द्वारा किसानों के शोषण पर अंकुश लगाने में सहायक हुई है और विस्तृत साम्राज्य को संभालने के लिए शेरशाह ने एक शक्तिशाली सेना खड़ी की। उसने अपनी ज़रूरतों पर कबीलाई सरदारों के अधीन काबिलाई की फौज खड़ी करने के चारण का त्याग कर दिया। इसके बाद उसने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके लिए हर रंग रूट के चरित्र की जांच की जाती थी। हर सिपाही का पूरा व्यक्तित्व वर्णन दर्ज होता था, जिसे चेहरा कहते थे। उसके घोड़े पर शाही निशान लगा होता था ताकि कोई बदले घटिया घोड़े का इस्तेमाल ना कर सके। मालूम होता है कि डाक प्रणाली के नाम से ज्ञात होता है कि शेर का उधार ली जाती है। शेरशाह की खास सेना में 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक शामिल थे। ये लोग तोड़ेदार, बदुले और धनुष से सज्जित थे। इसके अलावा उसमें 5,000 हाथी और 100 दोस्तों का एक दास्ता भी शामिल था। उसने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में छावनियाँ स्थापित की, जिसमें से प्रत्येक में एक शक्तिशाली रक्षक टुकड़ी तैनात कर दी थी। न्याय पर शेरशाह का बहुत जोर था। वह कहा करता था कि न्याय धार्मिक कृत्य में सबसे श्रेष्ठ है। उसका अनुमोदन काफिर या सुल्तान दोनों करते। वह किसी भी जुल्म को, चाहे कितना भी सरदार हो, उसके अपने कबीले के आदमी अथवा रिश्तेदार हो, माफ कर नहीं करता। अगर इस स्थानों में न्याय करने के लिए काजी नियुक्त किए जाते थे, लेकिन गांव के पहले की तरह फौजदारी दिलाने दोनों की तरह मामलों का निपटारा स्थानीय तौर पर पंचायतें व जमींदार भी करते थे। शेरशाह के बेटे और उत्तरदारी इस्लाम शाह के न्याय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने इस्लामी कानून को एक संहिता तैयार करवा दी। उसकी इस व्याख्या करने के लिए खास लोगों के एक खास समूह की जरूरत नहीं रही। ऐसे इस्लाम शाह
इस्लाम शाह ने अमीरों की सत्ता और विशेषाधिकारों पर भी अंकुश लगाने और सिपाहियों को नकद वेतन देने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर नियम उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गए। इनमें कोई संदेह नहीं है, शेरशाह एक दिलचस्प हस्ती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि शेरशाह एक विलक्षण हस्ती थी। 5 साल के छोटे छोटे शासनकाल में उसने एक ठोस शोषण प्रणाली स्थापित करी। इसका महान निर्माता भी था। उसने अपने जीवन काल में ही उसने सासाराम में अपने के लिए जो मकर बनाया था वो स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। उसे पूर्ववर्ती स्थापत्य शैली की चरम परिणति और शैली का आरंभिक बिंदु समझा जाता है। शेरशाह ने दिल्ली के निकट यमुना के किनारे एक नया नगर भी बसाया। अब उसमें से सिर्फ पुराना किला और उसके अंदर बनी एक मस्जिद ही शेष बची। शेरशाह ने विद्वानों को भी संरक्षण दिया। हिंदी की उत्कृष्ट कविताएं उसी के शासनकाल में पूरी की। उसने एक मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत काव्य ग्रंथ भी लिखा। शेरशाह की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों से स्पष्ट है वह धर्मांध नहीं था। शेरशाह इस्लाम शाह और मीरां को यथेष्ट आदर करते थे, लेकिन उन पर निर्भर नहीं करते। राजनीतिक कार्रवाई को औचित्य दिखाने के लिए कभी कभी धार्मिक नारों का इस्तेमाल भी किया था। मालवा में रायसन का किला खाली कर देने के बाद पूरनमल और उसके साथियों के धोखे से की गई हत्या इसका उदाहरण है। उलेमाओं ने फतवा दिया और काफिर पर भरोसा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरनमल ने मुसलमान स्त्री पुरुषों पर अत्याचार किया। शेरशाह ने कोई नई उदार नीति आरंभ नहीं की। हिंदुओं में जजिया की वसूल जारी रही और उसके अमीर लगभग निरपवाद के रूप में अफगान लोग ही थे। इस प्रकार सुरों के अधीन राज्य नस्ल और कबीले पर आधारित एक अफगान संस्था बना रहा था। बुनियादी परिवर्तन अकबर के उदय के साथ ही आया था।